चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स का अगला कॉन्सेप्ट, यानी फिजिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर था गति और वेग। इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने लास्ट वीडियो गति का ग्राफीय निरूपण आपको समझाया था कि यानी गति को निरूपित करने के लिए ग्राफ पर क्या क्या जरूरत होती है और कैसे निरूपित किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं गति का ही प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप नोट कर लीजिए, टॉपिक है आपका प्रक्षेप्य गति यानी है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यानी जानते हैं कि आखिर में प्रक्षेप्य गति क्या होती है। समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप अगर क्रिकेट देखते हो या आप किसी गेंद को फेंकते हो तो आप कैसे फेंकते हो, यानी अगर मान लीजिए कि गेंद है, जब इस गेंद को मैं ऐसे फेंकूंगा तो आप देखोगे ये गेंद यहां से उड़कर ऊपर जाएगी और ऊपर जा करके फिर से ये नीचे आ जाएगी। तो यही जो गति है ना, वही गति आपका प्रक्षेप्य गति होती है। समझ में आया? यानी जब किसी गेंद को आप फेंकते हो तो ऊपर की तरफ का मतलब होता है कि सीधे ऊपर नहीं, बिल्कुल ये स्ट्रेट ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना है, यानी किसी कोण पर आपको झुकाकर फेंकना है। जब किसी कोण पर आप झुकाकर फेंकते हो किसी गेंद को, है ना, कोई प्लेयर दूर खड़ा है आपका दोस्त, अगर गेंद को उसके पास फेंकते हो ना, तो जो गेंद जिस तरह से जा रहा होता है वो जो गति है वो गति आपका प्रक्षेप्य गति होती है। ये बात आपको समझ में आ गया? क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो बैट से जब गेंद को मारते हैं ना, तो वो जो गेंद जाती है जिस तरह उड़ते हुए ऐसे करके, है ना, ऐसे उड़ते हुए जाएगी, तो ये कौन सी गति है? वो प्रक्षेप्य गति है। और दूसरा समझिए, जैसे मिसाइल वगैरह जब छोड़ा जाता है ना, जब युद्ध होता है तो मिसाइल को जब दागा जाता है, एक मतलब कि एक मिसाइल दूसरे मिसाइल हो गया या देश हो गया जहां पे वो प्रहार किया जाता है उससे, तो उसकी जो गति होती है वो भी प्रक्षेप्य गति होती है। वही मिसाइल एक जगह से उड़ता है और ऐसे जाकर के गिरता है। जैसे टैंक हो गया, है ना, जो टैंक होते हैं ना, सैनिकों वाले जो टैंक होते हैं जो प्रहार करने के लिए आते हैं, मिसाइल जो छोड़ते हैं टैंक से या गोला बारूद रिलीज करने के लिए, उन सबके अंदर जो बारूद की गति होती है वो सभी जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति होती है। यानी एक बात कहूं कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है, तो मैं क्या करता हूं, इसका डिफिनीशन बनाता हूं कि यदि किसी वस्तु को, है ना, यदि किसी वस्तु को हवा में, कहां, हवा में, है ना, यदि किसी वस्तु को हवा में थीटा कोण पर क्या किया जाए? प्रक्षेपित किया जाए। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, है ना, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये वक्र पथ धारण कर लेता है। तो इस गति को ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। याद हुआ? फिर से सुनिए, क्या कहोगे कि यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पर हवा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो वक्र पथ धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की गति कौन सी गति कहलाएगी? प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। मान लीजिए कि एक वस्तु है, समझिएगा ध्यान से, देखिए ये एक गेंद है, इस गेंद को मैंने ऊपर की तरफ फेंका ऐसे, ठीक है, गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, तो आप देखिए गेंद ऐसे जाएगा और जाने के बाद धीरे 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 फिर से नीचे आ जाएगा। यानी ये गेंद है, यहां से मैंने फेंका, तो ये जो आप देख रहे हो, जब मैंने इसको फेंका तो ये धीरे धीरे जा करके पुनः नीचे आ जाएगी। तो देखिए जब ये गेंद जा रहा था तो गेंद कहीं ना कहीं यहां भी आया होगा, फिर गेंद कहीं ना कहीं यहां भी आया होगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है, अगर ये पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी के एक सतह से मैंने थीटा कोण पर, कौन से कोण पे, थीटा कोण पर अगर किसी गेंद को फेंकता हूं तो आप देखोगे गेंद ऐसे जाएगा।
आप नोटिस कीजिए कि जहां से मैंने गेंद को फेंका है, ये गेंद जाते 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 एक जगह ऐसा जाएगा जहां से जाने के बाद वो नीचे आने लगेगा। तो जिस बिंदु पर ये गया हुआ है ना, ध्यान रखिए, इस बिंदु को महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है महत्तम ऊंचाई। क्या है ये? महत्तम ऊंचाई। यानी ये महत्तम ऊंचाई है, और ये अगर आप लिख दोगे ये ऐसे, तो ये वाली जो ऊंचाई है यही है आपका महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई याद रखिएगा, उसको h से डिनोट करेंगे। किससे? h से डिनोट करेंगे। यानी हम किसी वस्तु की हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, या आपने कभी देखा होगा कि जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में जब प्लेयर्स गेंद के ऊपर बैट से प्रहार करता है, तो जब गेंद जा करके स्टैंड में गिरता है तो इतना जल्दी कैसे काउंट कर लिया जाता है कि गेंद इतनी ऊंचाई तक गई और इतनी दूर जाके गिरी, है ना। बोलते हैं ना कि लंबा छक्का इस प्लेयर का है, इतना मीटर जाकर गेंद गिरी है। तो ज्ञात कैसे किया जाता है? तो वो खेल है प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का। यानी अगर आपको ये पता चल जाए कि उस गेंद की स्पीड कितनी है ना, गेंद की स्पीड कितनी है और कितने एंगल पे वो फेंका जा रहा है या उस गेंद पे प्रहार किया गया है कितने एंगल से, तो आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो कि कितनी ऊंचाई तक गई और कितनी दूर गई। देखिए ये है आपका दूरी, है ना, ये है आपका दूरी, कितनी दूर जाके गेंद गिरी है, और इस दूरी को बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास, है ना। और ऐसे इंग्लिश में रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज यानी परास। इसे रेंज बोलते हैं, इसलिए इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। ये बात ध्यान रखिएगा। अब समझिए मेरी बात को, अगर किसी वस्तु को थीटा कोण पर फेंका गया, तो अब बताइए इस वस्तु की स्पीड होगी कि नहीं होगी। अब मान लेता हूं कि इस वस्तु की जो स्पीड है वो u है। क्या है? u है। यानी ये प्रारंभिक वेग है इस वस्तु की, इसी से फेंका गया है। जब ये वस्तु जा करके गिरेगा तो वहां पे अंतिम वेग होगा। क्या होगा? अंतिम वेग होगा। तो जब इसको प्रारंभिक वेग से फेंका गया है तो ये थीटा कोण पर है। और मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए जब कोई चीज, है ना, जैसे ये एक समझिए और एक ये समझिए, ठीक है, ये एक्स अक्ष समझिए, ठीक है, और ये है वाई अक्ष। क्या है? वाई अक्ष। ध्यान सुनिए, जब किसी वस्तु को यहाँ कॉर्नर से फेंका जाएगा दोनों तरफ, मान लीजिए कि एक्स अक्ष से अगर थीटा कोण पे फेंका गया, किससे? एक्स अक्ष से अगर थीटा कोण पर फेंका गया, तो आप देखिए ये वस्तु पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी सेम ऐसे, है ना, ऐसे गया है ऊपर फिर नीचे आ जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। यानी आप ये देखोगे जो ये दूरी है, ये वाली जो दूरी, वो आपको एक्स अक्ष की तरफ दिखाई दे रही है। और यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, ये वाली लाइन खींच दूं, तो ये आपको दिखाई देगा वाई अक्ष के समान। कैसा? वाई अक्ष के समान। और ये क्या है? थीटा कोण पर गया हुआ है। तो आप देखिए जिससे कोण बना होता है, ये थीटा कोण एक्स अक्ष से बना हुआ है ना, और यहाँ पे इस रेंज से बना हुआ है, इस रेंज से। तो याद रखिएगा जिससे थीटा कोण बना होता है उसके साथ कॉस लगता है। क्या लगता है? कॉस लगता है। और जिसके साथ थीटा कोण नहीं होता है उसके साथ साइन लगता है। यानी अगर ये थीटा कोण बना हुआ है तो यहाँ पे लिख देता हूं कॉस थीटा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और ये ऊपर की तरफ गया हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी जिससे जब किसी वस्तु को किसी कॉर्नर से फेंका जाए, तो आप देखिए एक वाई अक्ष होता है और एक एक्स अक्ष होता है। तो जब किसी भी अक्ष से अगर कोण बनाएगा ना, जिस अक्ष से बनाएगा उस अक्ष को हमेशा कॉस दोगे। कॉस क्या दोगे? कॉस। आज जितना थीटा रहेगा, कोण रहेगा, वो दोगे। यानी अगर थीटा कोण पर है तो मैंने इसे दे दिया कॉस थीटा, और जहां पे कोण नहीं बना हुआ है उसको मैंने दे दिया साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी हमें दिख रहा है कि ये जो u है, u वेग, ये दो भागों में बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसलिए ये u जो है कि दो भागों में बट गया, u का डिवाइड हो गया। एक ये
रेंज की तरफ जाएगा, परास की तरफ जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला जो ये साइन थीटा है इसके आगे लगा देंगे u, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, और इसके आगे लगा देंगे u, तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया, यानी u साइन थीटा और ये हो गया u कॉस थीटा। अब आपको एक बात बताता हूं, देखिए जो ये u कॉस थीटा है ये पूरा यहां से लेकर के, ये प्रारंभिक बिंदु से लेकर के ये अंतिम बिंदु है ना, ये पूरा किसी भी जगह पर ये u cos थीटा का मान नहीं बदलता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रक्षेप्य गति में u cos थीटा का मान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि प्रक्षेप्य जो गति होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें u cos थीटा का मान कहीं भी नहीं बदलता है। u cos थीटा किधर होती है, तो रेंज की तरफ यानी परास की तरफ। क्यों? क्योंकि परास से ही थीटा कोण बनाकर कोई फेंकेगा। यानी मैं अगर किसी वस्तु को ऐसे फेंकूं तो ये कहां से कोण देखोगे, ये धरती के बराबर, यानी पृथ्वी जो कि समतल सतह है, अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो ये पृथ्वी के समतल सतह से ही तो कोण देखोगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, यानी ये cos थीटा जो है कि जहां से कोण बना है वहीं से होगा। अब u जो है कि दो पार्ट में बट चुका है, यानी u साइन थीटा और एक हो गया u cos थीटा। अब समझिए ध्यान से, जब इस वस्तु को मैंने फेंका है तो आप देखोगे ये जितना दूर गया है, यानी दूरी यानी परास यानी रेंज, कितनी ऊंचाई तक गई है उसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। अब मैंने डिफिनीशन में बताया था कि इस वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चल रहा है। किसका? गुरुत्वाकर्षण का। क्योंकि जब वस्तु ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद सीधे ऊपर क्यों नहीं निकल गई, वो नीचे ही क्यों आई? नीचे आने का रीजन यही है कि पृथ्वी जो है कि उसको खींच रही है, यानी जो ये पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वस्तु को खींच रही है। अब खींच रही है तो धीरे धीरे वस्तु क्या हो गया, इतना जाके दूर गिरा है। तो पृथ्वी जब उसको खींच रही है, तो जब पृथ्वी उसको खींच रही है तो वहां पे लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण। क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी स्मॉल g। याद रखिएगा ये है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है ये? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण उस पे लग रहा है और ये वस्तु को क्या कर लिया, पृथ्वी ने खींच लिया। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक वस्तु को जाने में टाइम तो लगा होगा। क्या टाइम तो लगा होगा? ध्यान रखिए ये जो टाइम लगा है ना, इस टाइम को देखिए, यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा होगा जाने के लिए, उसको मान लेता हूं कैपिटल टी। क्या मान लिया? कैपिटल टी। यानी इसको बोल दिया मैंने, नाम रख दिया उड़ान काल। कौन सा नाम रख दिया? उड़ान काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोल सकते हो, है ना। ये मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज है। आई बात समझ में? चलिए, तो उड़ान काल ये टाइम, यानी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये जो उड़ कर गया है तो उसमें टाइम तो लगा होगा, है ना, टाइम तो लगा होगा। यानी आपको बात समझ में आ गई कि जो प्रक्षेप्य गति होता है ना, उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो कितनी ऊंचाई तक जा रही है, महत्तम ऊंचाई। दूसरा रेंज, कितनी दूर जाके गिरी है वो रेंज, और कितना उसको समय लगा है वो टाइम, यानी उड़ान काल। समझ में आ गया? यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये उड़ान काल आपको बताना होगा। यानी ये तीन, एक तो टी, एच और ये आर, इन तीनों का फार्मूला आपको लिखना है और आपको याद करना है, क्योंकि इन्हीं तीनों फार्मूले के बेस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। अब मेरी बातों को समझिए ध्यान से। देखिए, जब हमने इस वस्तु को फेंका थीटा कोण पे, तो हमें पता चला कि ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये एक वक्र पथ धारण करती है। कौन सा पथ? वक्र पथ, जिससे ही क्या कहते हैं, जिस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। एक बात याद रखिएगा, ये प्रक्षेप्य गति आप जो देख रहे हो, ये जो इसका आकार है ना, वो परवलयाकार है। याद रखिएगा कि प्रक्षेप्य गति का आकार कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है ना। प्रक्षेप्य गति का आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। मैंने बताया कि u cos थीटा का मान कहीं भी इस रेंज पर नहीं बदलता है, लेकिन जो u sin थीटा है ना, इसका मान हर जगह बदलता रहता है। याद रखिएगा कि प्रक्षेप्य गति में u sin थीटा का जो मान होता है वो हर जगह बदलता है। कहोगे सर कैसे? समझिए, देखिए यहां से वस्तु को फेंका है तो आप नोटिस कीजिए, यहां से जब वस्तु को फेंका है तो बहुत तेज बल लगा के फेंका होगा। तो यानी ये आप देखोगे
देखोगे जब बल लगा के फेंका है तो धीरे 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 वो बल क्या हो गया, यहाँ पर आकर के कम हो गया, यहाँ पे कम हुआ, कम होने के बाद अब कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। अगर और बल होता तो ये वस्तु और आगे निकल के जाती। सही बात है, यानी आपने बल कम लगाया, तो बल कम लगाया इसका मतलब कि इस वस्तु की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, आपने देखा कि यहाँ से स्पीड जो है कि ऐसे गई और धीरे धीरे स्पीड कम होती गई, क्या होती गई, कम होती गई, और कम होते होते यहाँ पे क्या हो गई, शून्य हो गई। यहाँ पे स्पीड क्या हो गई होगी, शून्य हो गई होगी। अब फिर जब गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी जब उसको खींचा होगा अपनी तरफ तो फिर से स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, यानी जब यहाँ से वस्तु गई उड़ी तो स्पीड यहाँ से क्या हो रही थी, धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ पे शून्य हो गया और यहाँ पे आगे चल के क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये आपको याद रखना है कि प्रक्षेप्य गति में u sin थीटा का जो मान होता है वो पहले शुरू में धीरे धीरे कम होता है और क्या हो जाता है, एक उसके बाद शून्य हो जाता है और शून्य के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समझ में आ गया, यानी u sin थीटा का मान क्या होता है, पहले कि धीरे धीरे कम होता है, फिर शून्य होता है और शून्य के बाद बढ़ने लगता है, लेकिन u cos थीटा का मान कहीं भी बदलता नहीं है। यानी इतनी बात आपको याद रखनी है। याद के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो किसी वस्तु को फेंको, है ना, किसी वस्तु को फेंको और बहुत दूर जाए, क्या हो जाए, बहुत दूर जाए, तो उसके लिए आपको एक चीज करना होगा कि वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर, कितने, 45 डिग्री के कोण पर वस्तु को फेंकना होगा। जब आप 45 डिग्री के कोण पर वस्तु को फेंकोगे ना तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। अब यही रीजन है कि जो प्लेयर्स होते हैं जब बैट को बॉल पर प्रहार करते हैं बैट से, ठीक है, तो बैट से जब बॉल को मारते हैं ना तो उसका जो बैट का जो कोण है, एंगल है, प्रैक्टिस कर करके वो लगभग 45 डिग्री तक कर लेते हैं ताकि जब उस गेंद पर प्रहार किया जाए तो वो दूर जाके गिरे। गलती से कभी कभी क्या होता है, बैट जो है कि घूम जाता है और प्लेयर्स का जब जो बॉल होता है जब बैट के ऊपर लगता है तो वो जो गेंद होता है ना बॉल, वो सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल जो है कि अलग हो गया। एंगल क्या हो गया, आप देखोगे एंगल अलग हो गया। जब यानी एंगल का मान बढ़ाओगे ना तो देखिए, अब सोचिए, जब ये एंगल का मान आप बढ़ाओगे, 45 से ज्यादा करोगे, आप देखोगे ये दूरी कम हो जाएगी। 45 से ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी, है ना। और सबसे बेस्ट दूरी जाने के लिए क्या चाहिए, 45 डिग्री आपको चाहिए। जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर तय करना हो ना, उस वस्तु को अगर दूर तक भेजना हो तो 45 डिग्री के कोण पे आप उसको भेजिए, ठीक है। अब यही है जो मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती है, तो मिसाइल वगैरह क्या की जाती है, सीधे लॉन्च की जाती है ना, है ना, 90 डिग्री पर लॉन्च की जाती है ताकि वो सीधे गुरुत्वाकर्षण को भेद करके बाहर निकल जाए, ठीक है। अब समझिए, जब किसी दुश्मन मिसाइल के ऊपर हमला करना होता है तो यही एंगल का प्रयोग करके डिस्टेंस निकाल करके उसके ऊपर हमला किया जाता है। मतलब ये पता किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि दुश्मन का मिसाइल यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से मुझको प्रहार करना है, तो ये पहले किया जाएगा एंगल के थ्रू कि कितना एंगल पर मिसाइल को उठाया जाए, कितना एंगल पर उठाया जाए, और जब उठाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितनी ऊंचाई से हो करके जाएगी, कितनी ऊंचाई से हो करके जाएगी, कितनी दूर जाएगी, क्या उस टारगेट को भेद पाएगी। और यही लगा होता है मशीनों के अंदर, जो सैनिक होते हैं उनके पास, जो ये सब कैलकुलेशन कर करके ये उनके डेटा को फीड कर देता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं, यानी मिसाइलों के ऊपर अपना मिसाइल छोड़ देते हैं। यानी समझ में आया कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके ही थ्रू अगर आप ये चीजें सीख जाते हो तो सोचिए, ये हमें पढ़ाया इसीलिए जाता है ताकि हम चीजों को समझे। और जो वैज्ञानिक युग है, इसमें जितने भी सामान आप देखते हो प्रयोग में होने वाली चीजें, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ ही साथ आपकी जितनी भी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट है ना, उन सभी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये पूरा दुनिया चल रही है। तो आप देखोगे यही सब काम होता है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर में ये H, T और ये R ज्ञात कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप याद रखिएगा। सुनिए क्या करना है। पहले लिखना है आपको H, क्या लिखना है, H, उसके बाद आपको लिखना है R, उसके बाद लिखना है T। इतना आप कर लोगे, बताइए हो जाएगा इतना। पहले H, R, T सीक्वेंस आप याद रखोगे ना तो फार्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं देखिए अभी 2 मिनट में आपको पूरा फार्मूला याद करा देता हूँ, बहुत आसान है, समझिए। H, R, T आपको एक सीक्वेंस लिख लेना है।
लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो u sin थीटा है ना, आप देखिए u sin थीटा, इसको लिखिए u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा सबके लिए लिखिए u sin थीटा, फिर से u sin थीटा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, जब भी एच आर टी आप सीक्वेंस लगाओगे, सीक्वेंस लगाने के बाद u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा, तीनों के लिए आप समझिए, तीनों में आपको क्या करना है, आपको g से भाग करना है, g से भाग करिए, g से भाग करिए और ये g से भाग करिए, है ना। बहुत आसान है, बस आपके दिमाग में बैठ जाए, खेल समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। सुनिए, अब आपने g से भाग कर दिया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है कि ये जो u है h वाला, उसको स्क्वायर करिए, फिर साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बात आपको याद रखनी है, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि साथ में यहाँ पे नीचे 2 से गुणा कर देना। क्लियर हो गया, इतना याद हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर इधर भी और नीचे 2 से गुणा करोगे, नीचे स्क्वायर नहीं करोगे, तो ये हो गया h का फार्मूला, यानी हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट जो है कि जो वस्तु जो है कि प्रक्षेप्य गति में होगी, जब वस्तु प्रक्षेप्य गति में होगी तो वो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये हो गया हमारा h यानी महत्तम ऊंचाई। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये r कैसे ज्ञात करोगे, सेम वही चीज, ये u है तो u स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए जो थीटा है ना, तो थीटा के पहले स्क्वायर नहीं लगाना, यहाँ पे बस 2 थीटा लिख देना है। क्या लिख देना है, 2 थीटा लिख देना है, और बाकी g वैसे ही रहने वाला है, यानी r का क्या हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। बस आपको इतना याद रखना है कि r इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। खत्म, ये r भी हो गया। अब चलिए t यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, उड़ान काल बताना है। अब उड़ान काल बताना है तो देखिए उड़ान काल क्या करना है, इसको सब कुछ वही रहने देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2u साइन थीटा अपान g। कितना आसान है, बस आपको समझना है। समझिए अब h यानी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g हो गया। r यानी रेंज, प्रास कितनी दूर गई वो आप कैसे निकालोगे, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। देखिए g नीचे दोनों कंडीशन में r और t में g बेचारा अकेले है, लेकिन h वाले में 2 से गुणा था, तो ये आपको याद रखना है, t u साइन थीटा अपान g, और इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो 2u हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अब आप नोटिस कीजिए कि जब वस्तु यहाँ से मैंने फेंका, तो ये वस्तु जब यहाँ पे गई होगी जहाँ पे शून्य हो रहा है ना, महत्तम ऊंचाई क्या हो रही है, शून्य हो रही है, तो ये गया होगा, तो ये जो जा रही है तो यहाँ भी तो टाइम लगा होगा, यानी ऊंचाई तक जाने में और ऊंचाई से नीचे तक आने में ये भी तो टाइम होगा। तो देखिए ये जा रही है ना, इसको बोल रहे हैं चढ़ान काल। क्या बोल दिया, नाम मैंने रख दिया चढ़ान काल, यानी जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है इसलिए इसको चढ़ान काल, और जो नीचे की तरफ ये उतर रही है इसको बोल दिए उत्तरायण काल। क्या बोल दिए, उत्तरायण काल। ध्यान रखिए, यानी जब चढ़ रही है ऊपर की तरफ तो चढ़ान काल, और उतर रही है तो उत्तरायण काल। मैं बता दूं कि चढ़ने के लिए जितना टाइम लेगी, यानी जितना टाइम लेगी उतरने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। ये बात आपको समझ आ गया, जितना चढ़ने के लिए टाइम ले रही है उतना ही उतरने के लिए टाइम ले रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यानी आप देख रहे हो, लेकिन पूरा जो टाइमिंग थी, ये पूरा टाइमिंग, उसके लिए मैंने क्या लिया था, टी उड़ान काल। आप देख रहे हो कि जो चढ़ रही है और ये उतर रही है, तो दोनों टाइम ये टी के बराबर है। सही बात है ना, ये दोनों टाइम टी के बराबर है। यानी आप देखोगे कैपिटल टी बराबर टी और टी प्लस टी, यानी कैपिटल टी बराबर 2t हो गया। ये बात आपको समझ आएगा। अब ये टी क्या है, तो चढ़ान काल कह लीजिए चाहे उत्तरायण काल कह लीजिए, दोनों के लिए स्मॉल टी है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, चढ़ते समय और उतरते समय दोनों की टाइमिंग बराबर होने वाली है। तो ये कैपिटल टी बराबर 2t हो गया। तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ से चढ़ान काल या उत्तरायण काल पूछ दूं तो क्या कहोगे, कैपिटल टी बटे में 2 कहोगे कि नहीं कहोगे, कैपिटल टी बटे में 2। यानी आप क्या करोगे, इस फार्मूले का प्रयोग करके कैपिटल टी का मान ज्ञात कर लोगे। जब कैपिटल टी का मान ज्ञात हो जाएगा तो अगर चढ़ान काल या उत्तरायण काल पूछा हुआ है तो जो आंसर आएगा उसमें 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये चढ़ान काल या उत्तरायण काल निकल जाएगा। यानी ये जो आपने को मैंने समझाया
चीजें, ये अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो इस पर आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वो आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसके जस्ट बाद मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट करेंगे तो इसका मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा कि चलिए न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूं कि इसका प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।